Hello students, continuing with our chapter 5 of Maharashtra Board Bookkeeping and Accounts, and our topic was subsidiary books. Today we will be discussing the second type of the subsidiary book, which is a two-column cash book. Two-column cash book, as I had explained earlier, is simple cash book but with two columns. One is the cash column and the bank column. This is our debit side and on the right is our credit side. So whatever receipts come, they are put on the debit side, and any payments which are made through cash or bank are shown on the credit side. तो स्टूडेंट्स आज हम टू कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे. टू कॉलम कैश बुक जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, टू कॉलम कैश बुक में हमारे दो कॉलम्स होते हैं. टू कॉलम मतलब दो कॉलम, एक हमारा कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम. बाकी सारा हमारा लेजर की तरह ही रहता है. तो डेबिट साइड में हमारी सारी रिसीट्स आएंगी. जहां जहां से हमें पैसा आ रहा है वो हम डेबिट में लिखेंगे, जहां जहां से हमारा पैसा जा रहा है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो ये हो गई हमारी टू कॉलम कैश बुक. इट्स अ सिंपल लेजर अकाउंट बट विच हैज टू कॉलम्स, वन ऑफ कैश एंड वन ऑफ बैंक, both on the debit and the credit side. Now let us suppose there is some balance in the cash book at the start of the year. Let's say it is 1st of January. There is some balance of cash. Cash in hand होता है हमारे पास. साल खत्म होने के बाद भी कुछ पैसा रह जाता है, तो वो हमारा जो बैलेंस होगा हम उसको यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सपोज हमारे पास कैश 20,000 रुपीज था जब हमने साल शुरू करा था 1 जनवरी को. तो ये 20,000 हमारा रिसीट साइड में हमने डेबिट कर दिया. तो ये हमारा बैलेंस था विच इज कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. दिस इज द बैलेंस लेफ्ट ऑफ कैश इन हैंड विद अस. So we are putting this as to balance brought down 20,000 on the debit side. Now suppose you had an overdraft. बैंक का overdraft balance हो सकता है. Overdraft यानी where your withdrawals are more than your deposits. You have overdrawn on your account. आपने जमा किए थे 10,000 रुपए पर आपने विड्रॉ कर लिए 30,000 रुपीज. तो आपका ओवरड्रॉन बैलेंस कितना हो गया? जितना आपने विड्रॉ करा माइनस जितना आपका डिपॉजिट था, यानी 30,000 में से 10,000 माइनस, यानी 20,000 आपका ओवरड्रॉन है. तो मतलब कि हमारे अकाउंट में तो हमने कम जमा करा बट हमने निकाल ज्यादा लिया, तो हमारा अकाउंट बैंक का शो करेगा कि हमने ओवरड्रॉ कर लिया. ओवरड्रॉ क्या है हमारे लिए? एक पेमेंट जो हमें बाकी है करना. तो बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो होगा, अगर सपोजिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर में जैसे मैंने बताया कि 30,000 हमने निकाल लिए और 10,000 ही हमारे जमा हुए थे, तो 20,000 का ओवरड्रॉन बैलेंस को हम इधर की साइड पे शो करेंगे. ये भी मैं सपोज करती हूँ पिछले साल से आ रहा है, तो 1 जनवरी में हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. वो 20,000 अब हमारा बैंक के कॉलम में आ जाएगा. ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है कि बैंक में हमारा हमने ओवरड्रॉ कर रखा है, क्रेडिट बैलेंस है. अगर हमारे डिपॉजिट्स ज्यादा होंगी तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट ज्यादा है तो ओवरड्रॉल होगा. यानी हमने यहाँ पे ओवरड्रॉ कर लिया अपना बैंक अकाउंट 20,000 रुपए से, और ये हमारी स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शंस हो गई. अब सपोज करते हैं देयर इज अनदर एंट्री. वी हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर ए. मिस्टर ए गिव्स अस चेक. ए ने हमें चेक दिया फॉर सम पेमेंट फॉर सेल्स. प्रीवियस हमने सेल्स करी होगी ए को, उसके अगेंस्ट ए ने हमें चेक दिया. तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बना? चेक आया यानी कि बैंक डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट किसने दिया? ए ने दिया. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए. तो यानी हमारे पास आया, रिसीट आई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू ए. ए ने हमें चेक दिया. लेट्स सपोज वो चेक हमारा 10,000 का था. तो अब क्योंकि ये बैंक है तो इसको हम बैंक कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर 10,000, क्योंकि हमारे पास चेक आया. कैश आया होता तो हम कैश कॉलम में लिखते. अब क्योंकि ये बैंक है, चेक आया, तो हमने इसको बैंक कॉलम में लिखा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब नाउ सपोज कि ये जो ए है
इसका जब हमने चेक जमा करा बैंक में जाके तो ये डिसऑनर हो गया। एक के अकाउंट में 10,000 थे नहीं, इनसफिशिएंट फंड्स थे, जिसकी वजह से हमारा ये चेक डिसऑनर हो गया, पे नहीं करा बैंक ने। तो अब हमें अपनी बुक्स में क्या एंट्री करनी पड़ेगी? जब ये डिसऑनर हो गया तो ए ने वापस से हमारा डेटर बन गया, यानी ए ने हमें पे करना है दोबारा से, क्योंकि जो चेक उसने दिया था वो ऑनर नहीं हुआ, उसके अकाउंट में फंड्स नहीं थे, तो अब वो वापस से हमारा डेटर बन गया। और कम कहाँ से हुआ हमारा बैंक में? हमने तो यहाँ डेबिट कर दिया था बैंक, पर ये तो आया नहीं बैंक में, तो ये अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो ए डेबिट टू बैंक। तो जब हम ए डेबिट कर रहे हैं, यानी कि इस साइड पर आ जाएगा बाय ए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चेक डिसऑनर्ड। ये चेक इसका डिसऑनर हो गया और फिर से बैंक कॉलम में। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ हमारा? यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, बैंक में इफेक्ट 0। तो चेक रिसीव करने से पहले वाली सिचुएशन हमारी वापस से अराइज हो गई कि ए ने फिर से हमें देनदारी बाकी रह गई। उसने चेक दिया था, चेक डिसऑर्डर हो गया, तो वापस से अब उसने हमें पे करना है, तो ए हमारा वापस से डेटर बन गया। ओके, अब सपोज करो कि हमने किसी को चेक देना था, वी हैड टू पे समवन, वी पेड चेक टू बी फॉर 5,000, बी को हमने चेक पे किया। तो अब हमारी एंट्री क्या हुई? बी को मिला है, बी पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बी रिसीवर है, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब हम उसको चेक दे रहे हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी बाय बी। अब हम उसको चेक दे रहे हैं, तो बैंक कॉलम में हमारे 5,000 आ जाएगा, बिकॉज अब हमने उसको बी को चेक दे दिया 5,000 रुपीज का। अब सपोज अनदर एंट्री कम्स कि वी हैव रिसीव्ड कमीशन इन कैश 2,000। कमीशन मिल गई हमें, कैश में मिल गई। जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश आया हमारे पास, कैश डेबिट किस लिए आया? टू कमीशन। कमीशन की वजह से हमारे पास कैश आया। तो रिसीट है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू कमीशन अकाउंट। अब ये हमारे पास कैश में आया, तो हम कैश कॉलम में लिख देंगे 2,000 रुपीज। ओके, अनदर एंट्री, लेट्स सपोज जिसकी भी ये बुक्स हैं, डिपॉजिट्स 10,000 इन बैंक। जिस पर्सन की बुक्स हैं उसने 10,000 रुपए बैंक से विदड्रॉ बैंक में जमा कर दिए, आउट ऑफ द कैश विच ही हैज, उसने अब जाके बैंक में जमा कर दिए। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है और बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास? टू कैश अकाउंट। सपोज 10,000 जमा हो गए, तो कहां पर आएंगे? कहां जमा हुए ये? बैंक में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10,000 रुपीज। और ये कहां से गए? कैश से गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। बैंक में हमारे 10,000 चले गए, यानी कैश में मैंने क्रेडिट किया और बैंक में इसको डेबिट किया है। बैंक में हमारा कैश जमा हुआ और ये जमा होने की एंट्री हो गई, रिसीट हो गई, और ये हमारा कैश से इतना कम हो गया। यहाँ पर हम एक छोटा सा सी बनाएंगे और इसको सर्कल कर देंगे, और यहाँ पर भी सी बना के सर्कल कर देंगे। यानी कि ये जो एंट्री है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसकी दोनों साइड में एंट्री होती है जिस ट्रांजैक्शन की। जनरली ये कैश डिपॉजिटेड या कैश विड्रॉल के केस में होगा, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई दोनों साइड। जब हमने कैश लिखा तो बैंक कॉलम में करा, जब हमने बैंक लिखा तो कैश कॉलम में लिखा, क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा करा। बैंक डेबिट टू कैश। अब इसकी ऑपोजिट अगर हम समझें, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ करा, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश हमारे पास आया, तो कैश डेबिट टू बैंक, बैंक से वो पैसा निकला जो हमने विड्रॉ करा। तो
कैश डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक। सपोज हमने 3000 निकाले, 3000 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो 3000 अब हम कैश के कॉलम में लिखेंगे, और क्योंकि कैश में रिसीव हो गया और निकला कहां से, बैंक से हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय कैश अकाउंट, और बैंक से 3000 हमारे निकल गए। ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, बिकॉज दोनों साइड इसका ट्रांजैक्शन है। एक चीज जो आप नोटिस करिएगा, जब हमने बैंक लिखा तो हम कैश कॉलम में लिख रहे हैं, जब हम कैश लिख रहे हैं तो हम बैंक कॉलम में लिख रहे हैं। तो ये चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और जब भी कैश विड्रॉन होता है या कैश डिपॉजिटेड होता है, तो उसकी हमारी जो कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, यानी कि डेबिट में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है, दोनों साइड। आई होप ये आपको टू कॉलम समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक वन मोर ट्रांजैक्शन हियर। सपोज ये जिसका बुक्स है उसने पे करा है टू फॉर सैलरीज, सैलरी पे कर दी उसने, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज टू कैश। सपोज 10,000 की सैलरी पे कर दी, तो सैलरी टू कैश, तो यानी कि जा रहा है हमारे पास से, तो हम लिखेंगे बाय सैलरीज, सैलरीज अकाउंट। और अगर जनरली सैलरीज हम बैंक के थ्रू ही देंगे, अनलेस लिखा हो, तो पेड सैलरीज बाय चेक, चेक से ही देंगे। तो बाय सैलरीज है, सपोज हमने यहाँ पे 5,000 की सैलरी दी, बैंक से हमने विड्रॉ कर दिया। ओके, इसी तरह हम बाकी की एंट्रीज भी करेंगे। और जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, हम अब इन दोनों कॉलम को बैलेंस करेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे हम टोटल कर देंगे रिसीट्स माइनस दिस। यहाँ पर जैसे हमारे पास 25,000 है, कैश में ये ज्यादा है, दोनों तरफ में हमने 25,000 लिख लिया। और यहाँ पर हमारा 10,000 की ही सिर्फ कैश की एंट्री है, तो हमारा यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, 15,000। तो ये हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 कैश का। और यही हमारा कैश का यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। और हमें पता है कैश का हमारा डेबिट बैलेंस होता है जनरली, तो यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस आ गया। अब सिमिलरली हम इधर दोनों साइड को भी टोटल कर लेंगे, बैंक कॉलम में भी। अब हमें बैंक में दिख रहा है यहाँ पे 20,000 है, बट यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पे 20 प्लस 10 30, 35, 40, 43,000। यहाँ पर हमारा 43,000 है, तो हम टोटल जो ज्यादा है वहीं पे 43,000 लिखेंगे। और यहाँ हमारे 20,000 है, यानी कि 23,000 का हमारा बैलेंस यहाँ पर आएगा बैंक कॉलम में। इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी हमारा फिर से ओवरड्रॉन है, हमने डिपॉजिट से ज्यादा ओवरड्रॉ कर लिया, तो इसको भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के कॉलम में 23,000 अब हमारा आ जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई इसमें डिफिकल्टी है तो आप प्लीज हमसे पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक, सजेशंस आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेशन। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, feedback, suggestions, comments for us, do write to us. And if you have any specific problems, you can write in the comments that this is what you want to know from us. Hello students, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे petty cash book. Petty cash book. First of all, let us understand what is a petty cash book. Petty, as I had told you, petty means very, very small expenses. And I had explained earlier that the head cashier gives some cash to the different departments, and then the petty cashier manages the day-to-day small expenses. So the head cashier will not be bothered for those small payments. So that is why he pays to the petty cashier, who makes the payment on day-to-day basis,
and at the end of that period he then gives the accounts to the head cashier. तो हमारा जो हेड कैशियर होता है, हमारे जो डेली के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बार बार हेड कैशियर के पास जाके बोलना ठीक नहीं लगता इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जनरली, तो वहां पर पेटी कैशियर्स होते हैं. तो पेटी कैशियर को हेड कैशियर थोड़ा सा अमाउंट एक वीक से पहले या एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए एडवांस में डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि आप लोग अपने रोज के जो छोटे छोटे खर्चे हैं इसी में से पे आउट्स करते रहिए. तो उससे क्या होता है, हेड कैशियर का बर्डन कम हो जाता है और फिर पेटी कैशियर उस अमाउंट को अपनी रिकॉर्ड्स में लिखता रहता है. जो भी अमाउंट हेड कैशियर पेटी कैशियर को स्टार्ट ऑफ द पीरियड में देता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड. जो हेड कैशियर pays to the department head or the petty cashier the sum of money at the beginning of the period is known as impressed. impressed starting amount होता है, उसके थ्रू वो पेटी कैशियर रोज के छोटे छोटे खर्चे कर सकता है. किस तरह के खर्चे, जैसे कोई ऑफिस में आया उसको चाय पिलानी है, पेन लेके आने हैं, छोटा मोटा स्टेशनरी का सामान लाना है, कुछ सामान अनलोड हुआ है उसकी कार्टेज पे करनी है, या इस तरह के कोई भी छोटे छोटे खर्चे हो सकते हैं. स्टाफ में किसी का बर्थडे है, केक मंगाना है, इस तरह के छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं वो पेटी कैशियर अपने अकाउंट से कर देता है और हेड कैशियर को हम डिस्टर्ब नहीं करते उस केस में. तो हमारी पेटी कैश बुक दो तरह की होती है. पहले हम करते हैं एक सिंपल पेटी कैश बुक. सिंपल पेटी कैश बुक सिंपल पेटी कैश बुक में हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हमारा जो अमाउंट रिसीव्ड होता है. फर्स्ट कॉलम में हमारा अमाउंट जो हमने रिसीव करा है हमारे हेड कैशियर से रुपीस. उसके बाद आता है हमारा डेट का कॉलम, यानी हमारी रिसीट्स यहाँ पर आई और बाकी के जो हमारे खर्चे हो गए वो हम अब आगे में देते हैं. फिर डेट के बाद हमारा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर एक वाउचर नंबर. वाउचर के थ्रू ही हेड कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देगा. वाउचर में लिखा जाएगा कि डेबिट कर रहे हैं पेटी कैशियर को, कैश दे रहे हैं, तो कैश हेड कैशियर से जा रहा है. तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको वाउचर बोलेंगे और उस वाउचर का एक नंबर होगा, उस नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे. इसके बाद हमारा फिर से आ जाएगा एक हमारा होता है लेजर फोलियो, जो हमारा लेजर का पेज है जहाँ पे हमने इसकी पोस्टिंग करनी है. और उसके बाद हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, जो भी हमने अमाउंट स्पेंड करा जिस भी चीज के लिए स्पेंडिंग. तो सबसे पहले अगर सपोजिंग हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 रुपए दिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कि ये 1000 रुपए रखो महीने के, इसमें से आप डेली के अपने खर्चे करते रहो. तो उसको सपोज ये दिया उसने 1 जनवरी को, तो इसको लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेटी कैशियर के पास में ये अमाउंट आया. तो जो आया रिसीव में जाएगा, ये हमारे पास 1000 रुपीज आ गए. अब यहाँ पर अब सपोज इसी दिन इसको कुछ खर्चा हो गया, जैसे कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीद ली, तो हम इसको लिखेंगे बाय स्टेशनरी. उसमें जो वाउचर नंबर है वो डल जाएगा, लेजर फोलियो जहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे. तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, सपोज हमने इसमें 150 रुपए खर्च करे, तो ये स्टेशनरी के चार्ज हमने यहाँ पर डाल दिया. सिमिलरली अगले दिन में उसने कुछ कार्टेज पे करी, तो बाय कार्टेज अकाउंट, कार्टेज में 100 रुपए स्पेंड हुए, वो आ गए. छोटा छोटा जो भी रोज का खर्चा होगा. उसके बाद इसने स्टाफ के लिए टी मंगाई या कोई गेस्ट आ गए उनके लिए चाय मंगा ली, तो बाय चाहो तो इसको जो जिन एक्सपेंसेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस हेड में जाएंगे या वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो हम उस केस में उसको मिसलेनियस लिख सकते हैं. पर जैसे कुछ एक्सपेंसेस है चाय पानी का, जब गेस्ट आ गए कुछ, तो उसको हम एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट. तो उसमें हमने स्पेंड कर दिए 200 रुपए. इस
इस तरह से हमारे जितने भी और खर्चे होंगे, ये सिंपल कैश पेटी कैश बुक है जिसमें हमारे अमाउंट रिसीव्ड इस साइड आ गया और जो पेमेंट्स हमने करे हमारे इस तरफ आ गए और सारे खर्चे हमने नोट डाउन कर लिए। और लास्ट में सिंपली हम यहाँ पे टोटल करेंगे, वही डबल अंडरलाइन करके इस तरफ भी, और यहाँ पर जैसे ये 1000 रुपीज है, ये 1000 हम यहाँ रखेंगे और ये कितना हो गया 450 हमारे यहाँ है, तो यहाँ पे बैलेंस आ गया हमारा 550 का बैलेंस आ गया। तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस हमारा फिर से यहाँ टोटल के नीचे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 550। अब सपोज ऑर्गेनाइजेशन का ये पॉलिसी है कि पेटी कैश में हमेशा 1000 रुपीज होने चाहिए, तो इस वीक के ट्रांजैक्शंस तो ये हो गए, तो नेक्स्ट वीक के ट्रांजैक्शंस में ये 1000 रुपीज पूरा करने के लिए जो हेड कैशियर है वो कैश अब कितना देगा, अब 450 कैश देगा, क्योंकि उसको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पेटी कैशियर के पास 1000 रुपीज रखने हैं। तो 550 तो पेटी कैशियर के पास ऑलरेडी बचे हैं, इसीलिए अब नेक्स्ट वीक में पेटी कैशियर सिर्फ 450 देगा, जिससे कि ये टोटल जो हो गया इसका 1000 रुपीज, क्योंकि कंपनी ने पॉलिसी बना रखी कि पेटी कैश में हमेशा 1000 रुपीज हमारा रहना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक बिल्कुल सिंपल पेटी कैश बुक है, इसमें हमने पेमेंट साइड को ज्यादा बड़ा दिखाया है और पेमेंट और रिसीट्स एक ही पर्टिकुलर्स में डाले हैं। रिसीट्स बस हम इधर एक अलग कॉलम में बना देंगे और बाकी सारा हमारा लेजर की तरह चलेगा। जो 2 है मतलब कि हमारा डेबिट में है, ये साइड हमारी डेबिट है लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमारी क्रेडिट है, जैसे हर लेजर में होती है। बट पर्टिकुलर एक ही कॉलम बनेगा जिसमें हम 2 या बाय से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डेबिट का आइटम है या वो क्रेडिट का आइटम है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, ये जो अमाउंट है पेटी कैशियर को, ये जो स्टार्टिंग में मिलता है, इसको हम इम्प्रेस्ड बोलते हैं, जो हेड कैशियर पेटी कैशियर को स्टार्टिंग में देता है टू मेक small payments over the period of time, and then whatever balance is left with the petty cashier, that is then brought down on the debit side, and the head cashier will refill that balance to again 1000 rupees and give the difference. Like in this case 550 was the balance, the organization policy is to give 1000 rupees to the petty cashier. So now since the petty cashier already has 550 rupees, the head cashier will only pay 450 to make this impressed equal to 1000. Hello students, now we'll go ahead with the analytical or a columnar petty cash book. Columnar petty cash book means it will have more columns for the amounts. So the format for this is analytical or columnar petty cash book is kind of same. This is amount received on the debit side, and this all is the credit side. Date, particulars, voucher number, ledger folio, total amount. This we are writing it down. Let's suppose the petty cash balance on 1st of January is 2 balance brought down, say again 1000 rupees. 1000 rupees the head cashier gives to the petty cashier, and we have written it here. Voucher number, ledger folio will be put accordingly. Now suppose out of this the petty cashier pays for stationery, so our entry will be stationery is a payment, so by stationery, so this 150 rupees comes in the total amount, that out of 1000, 150 is paid for the stationery account. Now when we are writing stationery, the total amount we'll also put another column as stationery, and we put 150 rupees there also. By stationery, total amount 150, and in the stationery column also we put 150. हमने स्टेशनरी अकाउंट लिखा
इसके टोटल अमाउंट में भी अमाउंट डाला, प्लस हमने एक कॉलम और बना दिया अब, जिसमें हमने स्टेशनरी का अमाउंट लिख दिया। अब सपोज हमने कार्टेज पे करी, तो कार्टेज पेड टू कैश, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बाय कार्टेज अकाउंट। कार्टेज के लिए हमने 100 रुपीज दिए। तो अब क्योंकि हमने कार्टेज लिखा, तो अब हम एक और यहाँ पे कॉलम बना लेंगे कार्टेज का, और कार्टेज का अमाउंट उसके आगे कार्टेज में लिख देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो जितने भी हमारे इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके उतने उतने हम कॉलम बना लेंगे। सपोज इसने किसी को भेजा बस से कहीं कुछ सामान उठा के लाने के लिए कुछ, तो इसने पेटी कैशियर ने बस फेयर पे करा उस पर्सन को। सपोज बस फेयर था 50 रुपीज, तो अब बस फेयर का फिर से एक कॉलम बन जाएगा, बस फेयर, और उसके आगे यहाँ पर हम 50 रुपीज लिख देंगे। अगेन कैशियर ने पोस्टेज लेने के लिए भेजा, पोस्टेज स्टैम्प्स लेने के लिए भेजा, तो स्टैम्प्स जो आ गई अब हमारी अगेन से 70 रुपीज की आ गई पोस्टेज स्टैम्प्स। तो अब हमने टोटल में तो लिखा ही लिखा, अब हम यहाँ पे पोस्टेज का एक कॉलम और बना देंगे, और हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे 70। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ। तो सपोज पोस्टेज हो गया, पोस्टेज का अलग अकाउंट, स्टेशनरी का अलग, कार्टेज का अलग, बस फेयर का। जितने जितने यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस आती रहेंगी उतने उतने हमारे पास कॉलम्स आते रहेंगे। बट कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। जैसे सपोज एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक बल्ब लेके आ गए, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, तो अलग से एक बल्ब अकाउंट बनाने की हमें जरूरत नहीं है। उस तरह के आइटम्स को हम सिंपली बाय मिसलेनियस करके डाल देंगे। सपोज ये 10 रुपए का बल्ब लेके आए, तो मैंने यहाँ पे मिसलेनियस कॉलम बना दिया, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आ जाएगा मेरा मिसलेनियस का कॉलम, और ये अमाउंट मैं इसके आगे लिख दूंगी। सो इस तरह से जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उतने आपको कॉलम्स बनाते रहने हैं। बट जो बहुत छोटी आइटम्स हैं आप उसके लिए मिसलेनियस अकाउंट बना सकते हैं, एंड वो छोटी सारी आइटम्स उसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, जो हमारा अमाउंट रिसीव्ड है हम इसका टोटल करते हैं, डबल अंडरलाइन, दिस इज 1000 रुपीज। यहाँ पे टोटल अमाउंट का ये भी हमारा टोटल 1000 ही रहेगा। इस 1000 में से हम ये माइनस कर देंगे, ये हो गए हमारे 250, 50, 300, 370, 380, 380 हमारे कम हो गए, तो यानी कि 620 हमारे पास बैलेंस बचा, जिसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो इन दोनों का डिफरेंस आया। अब इस डिफरेंस को हम इस साइड लेके जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 620। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इन सभी कॉलम्स का टोटल भी करेंगे। अगेन डबल अंडरलाइन करके इसको टोटल करते हैं। यहाँ पर 150 आया, यहाँ पर 100 आया, यहाँ पर 50 आया, 70 एंड 10। जब हम इनका टोटल करेंगे 1000 में से माइनस करेंगे तो हमारा यही बैलेंस आना चाहिए। दैट मीन्स हमने सारी एंट्रीज इसमें प्रॉपरली करेक्टली करी हैं। सो दिस वाज द एनालिटिकल और द कॉलमनर कैश बुक। आप लोग थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, दोनों तरह का, डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप हमसे शेयर करिए, हम उसका सॉल्यूशन देने में आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमें अपने फीडबैक सजेशंस देते रहिए, आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं इसके बारे में हमें बताते रहिए, तो हम भी इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।